हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बीए तृतीय वर्ष का इतिहास का प्रश्न पत्र। और इसमें मैं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ जो कि विश्व इतिहास से संबंधित है। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था जो कि अनसॉल्व में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, यानी टोटल देखें तो 96 नंबर का क्वेश्चन है। लघु मैत्री संघ क्या है? तो मैंने आपको बार बार बताया है, कई वीडियो में बताया कि फ्रांस जर्मनी से बहुत ज़्यादा डरा रहता था हमेशा। तो इसने एक देश के साथ नहीं, कई देशों के साथ समझौता किया ताकि जर्मनी को अलग थलग कर दें और अपनी सुरक्षा जर्मनी से कर लें। तो 1920-21 में फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एवं रोमानिया के साथ त्रिगुट संघ का निर्माण किया। यही संधि लघु मैत्री संघ के नाम से जानी जाती है। यह मैत्री संघ जो था 15 वर्ष तक चला। इस तरह फ्रांस ने जर्मनी से सुरक्षा के लिए एवं जर्मनी को अकेला बनाने के लिए यूरोप में मैत्री संघों का जाल बिछा दिया। मतलब जर्मनी को अकेला करने के लिए और उससे अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस ने कई देशों के साथ संधि किया। मतलब यहाँ देखिए, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया के साथ संधि की। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन, इटली इनके साथ संधि करता है, अमेरिका के साथ संधि करता है, मतलब बहुत सारी संधियाँ करता है। कुल मिलाकर फ्रांस चाहता है कि सारे देश हमसे संधि कर लें और जर्मनी अलग थलग हो जाए। अब एक यहाँ क्वेश्चन है, मैंडेट प्रणाली क्या है? मैंडेट प्रणाली, तो मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ 1 मिनट में, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये नया शब्द है, आप समझ नहीं पाएंगे अगर मैं पढ़ाऊँगा तो इसको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो जर्मनी, तुर्की या जो भी धुरी राष्ट्र थे पराजित हो गए। तो इनके बहुत सारे प्रदेशों को छीन लिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने मिलकर बहुत सारे इनके प्रदेशों को छीन लिया। तो उन प्रदेशों पर कैसे शासन चलाया जाए, ये जो व्यवस्था की गई, उसी व्यवस्था को कहा गया मैंडेट व्यवस्था या मैंडेट प्रणाली। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों से छीने गए या लिए गए प्रदेशों पर किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाया जाए, उसी व्यवस्था को कहा गया मैंडेट प्रणाली। हालांकि अगर ये लॉन्ग में एक बार भी आया होगा तो मैं इसको लॉन्ग में कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। इसको मैं लॉन्ग में कराऊंगा। हाँ, यहाँ ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको 50 शब्दों में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर मित्र राज्यों या मित्र राष्ट्रों, ओके चाहे मित्र राज्य कहिए, मित्र राष्ट्र कहिए, तो मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी और टर्की का मतलब तुर्की से जीते हुए प्रदेशों की व्यवस्था के लिए राष्ट्र संघ के संविधान की धारा 22 में इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। यानी ये जो मैंडेट प्रणाली है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? राष्ट्र संघ की, मैंने बताया था राष्ट्र संघ 1920 में स्थापित हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो राष्ट्र संघ की एक धारा है 22, उसमें मैंडेट सिस्टम को बताया गया है। इसमें विजित प्रदेशों को विजेताओं के साम्राज्य का अंग बनाने के स्थान पर उन्हें राष्ट्र संघ की संरचना में लिखित समझौते की कुछ शर्तों के साथ विजेता राष्ट्रों को सौंपा गया। मतलब ये जो विजित प्रदेश हैं, यानी कि जर्मनी और टर्की के जो प्रदेश हैं, इन पर विजेता राष्ट्र टोटल अधिकार नहीं करेंगे कि छीन लिए बस अपने एकदम देश में शामिल कर लेंगे। नहीं, कहा गया कि इस पर बस हम शासन चलाएंगे, इनको थोड़ा सा इनका विकास करेंगे, फिर जब ये विकसित हो जाएंगे तो इनको हम स्वतंत्र कर देंगे। वही चीज़ है यहाँ पर। कुछ शर्तों के साथ विजेता राज्यों को सौंप दिया गया तथा उन्हें इनके शासन का दायित्व दिया गया। ये समझौते राष्ट्र संघ द्वारा शासन के लिए दी गई आज्ञाएं या शासनादेश या मैंडेट कहलाते हैं। मैंडेट का मतलब क्या होता है? शासनादेश। तो ये राष्ट्र संघ ने एक प्रकार से आदेश दिया था मित्र राष्ट्रों को कि जो क्षेत्र आपने जीते हैं उन पर आप एकदम अपना अधिकार मत कर लीजिए, बस शासन व्यवस्था चलाइए, जब वो डेवलप कर जाएं तो उनको स्वतंत्र कर दीजिए। तो यही मैंडेट प्रणाली थी। अब एक यहाँ प्रश्न आता है, मंचूरिया संकट क्या है? तो इसको भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बस इतना जानिए कि 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया में आक्रमण कर दिया। मंचूरिया एक बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है चीन का। तो 1931 में जापान ने चीन के इस प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। जापान ने यह आक्रमण एक विस्फोट के बाद किया था, जो जापानी नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास हुआ था। यानी जापान का जो नियंत्रण वाला क्षेत्र था, वहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो उस रेलवे लाइन में एक बम विस्फोट हुआ, बम या कोई और चीज़ विस्फोट हुआ। तो जापान ने कहा कि ये जो विस्फोट हुआ है ये मंचूरिया के राष्ट्रवादी सैनिकों ने किया है।
और इसी कारण गुस्सा होकर के जापान मंचूरिया पर आक्रमण कर देता है। इस दौरान जापानी सैनिकों का मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए। जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। इसे ही मंचूरिया संकट कहा गया। फिर एक यहाँ पर प्रश्न है जापान का मोनरो सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा समझाने का टाइम है नहीं। चीन और पूर्वी एशिया में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप विस्तार को रोकने के लिए जापान ने 18 अप्रैल 1934 को एक घोषणा प्रकाशित की जिसे जापानी मोनरो सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए ये मोनरो कौन है, सबसे पहले जान लीजिए मोनरो कौन है और मोनरो सिद्धांत क्या है, फिर मैं इसको पढ़ाता हूँ। देखिए ये जो मोनरो है ये अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो हुआ क्या, 1827 के आसपास की बात है, 1827 के आसपास की बात है। अमेरिका का राष्ट्रपति मोनरो अपने आसपास के क्षेत्रों में यूरोपीय हस्तक्षेप को रोक दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति मोनरो ने अपने आसपास के क्षेत्रों में यूरोपीय हस्तक्षेप को रोक दिया था। मतलब कोई भी यूरोपीय शक्ति उसके आसपास क्षेत्रों में कोई अपना उपनिवेश नहीं बना सकती थी। तो यही सिद्धांत जापान के राष्ट्रपति या जापान के जो मुखिया थे उन्होंने भी अपनाया। मतलब क्या किया जापान ने कहा कि चीन और पूर्वी एशिया में कोई भी यूरोपीय शक्ति अब प्रवेश नहीं करेगी, कोई भी यूरोपीय शक्ति अपना उपनिवेश नहीं बनाएगी। ये जापान ने कहा, घोषणा की कि हम किसी को नहीं आने देंगे, यानी चीन और पूर्वी एशिया पर हमारा अधिकार रहेगा। ये बात किसने कही, जापान ने। अगर कोई वहाँ पर आता है तो सीधे समझ लो हमसे टक्कर लेगा। तो उसी को कहा गया मोनरो सिद्धांत। चूँकि मोनरो जैसा ही सिद्धांत था इसलिए उसको मोनरो सिद्धांत कह दिया गया। देखिए इस सिद्धांत के द्वारा जापान ने कहा कि उसका उद्देश्य है कि पूर्वी एशिया में शांति और व्यवस्था बनी रहे तथा चीन की सीमाएं सुरक्षित रहें। जापान चाहता था कि चीन का कोई देश सैन्य सलाह ना दे। जापान क्या चाहता था कि कोई भी देश चीन को कोई सैन्य सलाह ना दे, मतलब चीन से सभी देश दूर रहें क्योंकि चीन पर मेरा अधिकार है, ये जापान कह रहा था। इस प्रकार जापान ने मोनरो सिद्धांत के अंतर्गत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। पश्चिमी देशों का मतलब क्या है, यूरोपीय देश। इनको चेतावनी दी कि वे चीन से अलग रहें। जापान ने कहा कि वह चीन की रक्षा करेगा, इसके लिए चीन को भी उसका साथ देना पड़ेगा। फिर यहाँ आज का लास्ट प्रश्न है और 100 नंबर का प्रश्न है, WHO क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब प्रथम बार यानी कि पहली बार जब कोरोना लगा था, कोरोना फैला था बहुत तेज़ी से, तो उस समय WHO का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था, बच्चा बच्चा जान गया था क्योंकि इस पर बहुत सारे दोष भी लगे थे उस दौरान। तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखता है, उनका विकास कैसे हो, ये सारी चीज़ें विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित एक संगठन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध देश हैं। मतलब टोटल अगर देखें तो 196 हैं, लेकिन अगर हम मेन देश की बात करें, जो मेन कंट्रीज़ हैं इसके 194 हैं। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचा करना, यानी उनको स्वास्थ्यवर्धक पोषण युक्त भोजन दिलाना, दवाएं दिलाना, ये सारी चीज़ें करना, ये इसका उद्देश्य है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक शहर में। तो ये आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको पढ़ाया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।